क्लास 9th हमारा चैप्टर जो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे वो था व्हाट डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। उसका कुछ पार्ट जो बचा हुआ था वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र के विरुद्ध तर्क। तो दिस कन्वर्सेशन हैज़ मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट वी रूटीनली हियर अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि एक लंबा कन्वर्सेशन जो आप लोगों ने देखा कि चैप्टर के माध्यम से आपको बताया गया, तो उसमें आपको जिम्बाब्वे, चाइना, कुछ देशों के एग्जाम्पल्स जो थे वो आपके सामने रखे गए, जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि जिन देशों में लोकतंत्र नहीं होता वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। तो उसी को देखते हुए क्या किया गया कि यहाँ पर कुछ जो अगेंस्ट डेमोक्रेसी आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको रखने की कोशिश की गई। लेट अस गो ओवर सम ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट्स कि आइए अब हम क्या करते हैं कि इन आर्ग्यूमेंट्स को आपके सामने रखते हैं। नंबर 1 है, और मेरे बुक में ये पेज नंबर है 32, और मेरे बुक क्यों कह रही हूँ उसका रीज़न आप लोगों को पता है। तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, यानी कि एक लोकतांत्रिक देश होता है उसमें क्या व्यवस्था होती है कि लीडर्स कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, यानी कि जो सिटीजन्स होते हैं वो अपने नेता को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, यानी कि अगर वो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनको अगर फुलफ़िल नहीं करते हैं तो ऐसे में क्या होता है कि जो सिटीजन्स होते हैं वो नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो उन्हें चेंज कर देते हैं। दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी, और इस प्रकार से जो चेंज करने का जो प्रोसेस होता है वो जो है वो एक इंस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता की स्थिति लाता है। जैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रत्येक 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं, ये तो आपको मालूम ही है। अच्छा, जैसे आपने पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखा, जैसे आपने जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल देखा, चाइना का एग्जाम्पल देखा, तो आपने वहाँ पर देखा कि जो भी शासक होते हैं, रूलर होते हैं, उनका जो टेनर होता है, जो कार्यकाल होता है वो काफ़ी लंबा होता है, जिसके कारण कि वहाँ स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता होती है। जैसे नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल, वहाँ पर एक डिक्टेटर है जिनका नाम किंग जोंग है। तो वहाँ पर क्या है कि एक स्टेबिलिटी है, क्योंकि वहाँ पर जो रहने वाले वहाँ के सिटीजन्स हैं उनको रूलर को चेंज करने की पावर नहीं है। तो पावर नहीं है तो क्या है कि वो अपने पावर को का उपयोग भी नहीं कर ही नहीं सकते। तो इसलिए क्या है कि वहाँ पर स्टेबिलिटी होती है, स्थिरता की स्थिति होती है, जिसका कि एक बहुत ही सार्थक एग्जाम्पल जो है वो मिस्र एक देश है। तो वहाँ के एक डिक्टेटर रहे जिनका नाम था कर्नल मोहम्मद गद्दाफ़ी जो है, उन्होंने, वो डिक्टेटर थे मिस्र के, और उन्होंने एक छत्र राज्य किया और अपने देश में 40 वर्षों तक एक छत्र राज्य किया। और इन 40 ईयर्स में उन्होंने क्या किया कि कोई भी इलेक्शन नहीं होने दिए, यानी कि वो पावर में रहे और एज ए डिक्टेटर उन्होंने काम किया। और जब एज ए डिक्टेटर काम किया, हालांकि उनकी बहुत आलोचना हुई और बाद में उनका जो परिणाम था उनके कार्यकलापों का, उनकी एक्टिविटीज़ का, वो बहुत ही ख़राब हुआ। लेकिन क्या था कि उस स्टेबिलिटी के कारण उनके देश में जो डेवलपमेंट था वो बहुत ज़्यादा हुआ। तो इस प्रकार से जब स्टेबिलिटी होती है तो विकास भी अधिक होता है। तो ये भी एक तर्क है। तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट, सेकंड है, डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, यानी जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत अधिक पॉलिटिकल कंपटीशन होता है। आप देखते होंगे कि न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके बारे में आपको बताते रहते हैं, न्यूज़ में आता रहता है। तो इस तरह से जो है वो एक पॉलिटिकल कंपटीशन होता है कि वो पार्टी आपको, यानी इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो जो है वो प्रपोज करते हैं पार्टीज़, उन पार्टीज़ में वो क्या करते हैं कि उन प्रपोजल्स में ये बताया, यानी पार्टी ये बताने का प्रयास करती है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, ये करेंगे। तो दूसरी पार्टी झट से क्या करती है कि फटाफट से वो अपना भी जो प्रपोजल होता है वो यानी सिटीजन्स के समक्ष रख देती है, जिससे कि क्या होता है कि
एक दूसरे से कंपटीशन यानी कॉम्पिटिटिवनेस की जो एक भावना होती है वो बहुत अधिक होती है। तो ये सब कुछ जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही पॉसिबल हो पाता है, एंड पावर प्ले, और वो अपने पावर का उपयोग भी कर पाते हैं। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, और यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मॉरलिटी के लिए कोई भी स्कोप नहीं रह जाता, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं वो पॉलिटिक्स में आने के बाद यानी कि एक तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री का एग्जाम्पल, जैसे हम इंडिया को ही ले लें, सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, तो यानी बहुत समय पूर्व की बात अगर हम करें तो जो लीडर्स होते थे वो बहुत साफ़ सुथरी छवि वाले लोग होते थे। वो उन्हें लगता था कि कोई भी उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप ना लगे जिससे कि उनकी छवि खराब हो। लेकिन आज के जो नेता हैं, आज की जो राजनीति है, उसका सिनेरियो जो है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। आज के जो नेता हैं वो यानी अगर वो उनके ऊपर कोई एलिगेशन लग भी जाता है, कोई चार्ज लगाया भी जाता है, तो वो इस चीज़ से यानी दुखी नहीं होते, उनको इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो पूरी तरह से जो करप्शन होता है उसमें लिप्त होते हैं। अधिकांश ऐसे ही होते हैं। तो इस प्रकार से मॉरलिटी के लिए यानी कि जो नैतिकता होती है उसके लिए राजनीति में अब कोई जगह बची नहीं, ऐसा है। लेकिन फिर भी पूरी तरह से ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर हर व्यक्ति ऐसा ही हो जाए या हर जो नेता है वो मॉरलिटी ही छोड़ दे तो फिर जो है वो यानी देश चलाना जो है वो संभव ही नहीं हो पाएगा। आज बिना पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आज भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत साफ़ सुथरी छवि वाले हैं। तो ऐसा पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो लोकतंत्र है उसमें कुछ अपवाद भी हैं। तो इस प्रकार से कुछ अपवाद नेता भी हैं, तो मॉरलिटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो थर्ड है कि सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज, यानी कि बहुत सारे लोगों से, यानी बहुत सारे जो पीपल्स होते हैं उनसे कंसल्ट किया जाता है डेमोक्रेसी में। यानी कोई भी निर्णय लेने से पहले बहुत सारे लोगों के समक्ष उस का जो यानी उस किसी भी पॉलिसी प्रोग्राम या कोई भी जो कुछ भी नया जो जनता के सामने प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जब उसे पटल पर रखा जाता है, प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है, और ये एक डेमोक्रेसी में ही होता है। इसके अलावा आपने देखा कि पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, चाइना, वहाँ इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है कि वहाँ कोई भी कंसल्टेशन जो है वो नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से वहाँ क्या होता है कि जो भी डिसीजंस होते हैं उनमें डिले नहीं होता। लेकिन एक डेमोक्रेसी जो है उसमें सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड, बहुत सारे लोगों से कंसल्ट किया जाता है, इसलिए जो डिसीजंस होते हैं उनमें डिले हो जाता है, मीन्स की देरी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। कभी कभी लोकतांत्रिक देशों में, एज एग्जाम्पल जो है अगर हम इंडिया का ही लें वो हमारे लिए सबसे फेवरेबल होगा, कि इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। हमारे देश में बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शिक्षित नहीं होते, उन्हें वास्तविक रूप से पता नहीं होता कि जो पीपल्स हैं उनके वेलफेयर के लिए या उनकी वेलबींग के लिए या उनके जो बेस्ट इंटरेस्ट हैं उनके लिए क्या बेस्ट किया जा सकता है, क्या एक्सीलेंट किया जा सकता है। इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। उनकी जानकारी की कमी के कारण या उनके ज्ञान के अभाव में क्या होता है कि जो निर्णय लिए जाते हैं वो कभी कभी बैड डिसीजंस जो है वो प्रूव होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन। लोकतांत्रिक देशों में करप्शन यानी भ्रष्टाचार होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो लीगल प्रोसेस है वो बहुत ही धीमा होता है। जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनके हौसले काफ़ी बुलंद होते हैं। इन्हें पता होता है कि लीगल प्रोसेस धीमा होने के कारण इन्हें जो पनिशमेंट मिलनी है उसमें बहुत समय लगने वाला है, इसलिए वो जो भी यानी जो करप्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें
ईजिली अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इनके अंदर डर नहीं होता। इसी प्रकार से क्या होता है कि जो आपके नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होते हैं वहाँ क्या होता है कि जो पनिशमेंट की व्यवस्था होती है वो बहुत ही टफ होती है, बहुत ही उनको क्रूएल पनिशमेंट दी जाती है, जिसके कारण कि यानी क्रूर दंड दिया जाता है, जिसके कारण बहुत ही ब्रूटल उनको पनिशमेंट दी जाती है, जिसके कारण कि उन्हें डर होता है और वो किसी भी जो करप्शन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें अपने आप को इंगेज नहीं कर पाते, वो पनिशमेंट के से डरते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पर जो है वो इलेक्टोरल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कि करप्शन की संभावनाएं होती हैं। इलेक्शन के समय भी क्या होता है कि बहुत सारे जो लीडर्स होते हैं वो, जबकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, चुनाव आयोग जो है वो हमारे यहाँ बहुत सख्त होता है, बहुत साफ़ सुथरा काम करता है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की पूरी कोशिश करता है, उसके बावजूद भी जो हैं वो लोग जो लीडर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे तरीके से मनी एंड मसल पावर के थ्रू एंड और भी बहुत सारे तरीक़ों से जो है वो वोटर्स को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर करप्शन की संभावनाएं होती हैं। नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर दैम। भारत जैसे देश में अगर देखें तो जो सामान्य जो नागरिक हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, जिसके कारण कि वो क्या करते हैं कि मीनिंगफुल जो चॉइस उनके सामने होती है किसी लीडर की इलेक्शन के समय, उन्हें चुन नहीं पाते। और जब चुन नहीं पाते तो क्या होता है कि दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, वे कुछ भी, क्योंकि वो ऐसी स्थिति में नहीं होते कि वे कुछ अच्छा डिसीज़न ले पाएँ। तो इस ऐसे में वो क्या करते हैं कि जो भ्रष्ट या फिर जो आपराधिक बैकग्राउंड से आए हुए लोग होते हैं, कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित होकर उनको वोट करते हैं, जिससे कि बाद में जाकर वो मिसलीड ही होते हैं। तो ये सारे जो तर्क थे ये आपको बताए गए हैं कि ये सभी आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं जहाँ पर लोकतंत्र के विरुद्ध हैं ये सारी चीज़ें, कि जहाँ पर लोकतंत्र होता है वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं हमें रूट लेवल पर देखने को मिलती हैं, यानी कि भ्रष्टाचार होता है, इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे रूलर्स होते हैं उनको चेंज करने की पावर का उपयोग करते हैं, जो डिसीजंस होते हैं उनमें डिलेज होते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे जो तर्क थे वो लोकतंत्र के विरुद्ध यहाँ पर दिए गए। उसके बाद इसी पेज पर आपको यहाँ पर कहा गया है कि आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, अब यानी लोकतंत्र के लिए तर्क दिए जा रहे हैं। तो जहाँ पर आपको चाइना का एग्जाम्पल दिया गया है कि चाइनाज फेमीन ऑफ 1958-1961 वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमीन इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। यानी चाइना में जो अकाल पड़ा था 1958 से लेकर 1961 तक, वो विश्व के इतिहास में रिकॉर्डेड यानी कि सबसे खराब स्थिति थी। नियरली 3 करोड़ पीपल डाइड इन दिस फेमीन, यानी लगभग नियर अबाउट 3 करोड़ पीपल्स जो थे वो इस अकाल के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ड्यूरिंग दोज डेज, इन्हीं दिनों इंडियाज़ इकोनॉमिक कंडीशन वॉज नॉट मच बेटर देन चाइना, यानी इन्हीं दिनों भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो यानी चाइना के मुकाबले बहुत अच्छी नहीं थी। येट इंडिया डिड नॉट हैव ए फैमिन ऑफ द काइंड चाइना हैड, हालांकि भारत में चाइना जैसी कोई भी अकाल की स्थिति नहीं आई। इकोनॉमिस्ट थिंक दैट दिस वॉज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज इन द टू कंट्रीज, यानी कि जो अर्थशास्त्री थे उन्होंने अपना आकलन करते हुए बाद में कहा कि भारत और चीन की जो स्थितियां हैं वे डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के कारण हैं और उनका परिणाम है।
The existence of the democracy in India made the Indian government respond to food scarcity in a way that the Chinese government did not. यानी इसी समय भारत सरकार ने फूड स्कैरसिटी को लेकर, यानी फूड स्कैरसिटी मीन्स कि भोजन की कमी को लेकर या भोजन की उपलब्धता की कमी को लेकर जो पॉलिसीज़ बनाई थी या जो रिस्पॉन्ड किया था वो कहीं चाइना से बेहतर था. दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फैमिन हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री. यानी ये जो पॉइंट है ये हमें बताता है कि क्योंकि उन्होंने, जो भारत सरकार थी, उन्होंने फूड स्कैरसिटी को लेकर अच्छा रिस्पॉन्ड किया, जिसके कारण कि स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक कभी भी इस प्रकार की अकाल की स्थितियां जो थी वो देखने को भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नहीं मिली. हालांकि 1960s के लगभग हमारे देश में, यानी जो समय यहाँ पर बताया गया 1958 एंड 1961 का जो दौर था, उस समय हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया था, क्योंकि उससे पहले अनाज के लिए हमें कई और देशों पर निर्भर रहना पड़ता था. उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू क्या हुआ कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में, और उसके बाद हमने स्टैपल फूड जो हमारा गेहूं और चावल है उसके क्षेत्र में अपना उत्पादन जो है वो कई गुना बढ़ा लिया था, जिसके कारण कि हमारी जो निर्भरता दूसरे देशों पर थी, जो डिपेंडेंसी थी वो ख़त्म हो गई थी और हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट कहने लगे थे, यानी कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बन गया था. तो इस प्रकार की स्थितियां जो है वो भारत में देखने को मिली. तो ये आपको पता चला कि ये एक बहुत भयानक एक अकाल जो था वो चाइना में आया था, और जो फूड स्कैरसिटी थी वो वहाँ देखी गई, जिसके कारण कि वहाँ पर लगभग 3 करोड़ लोग जो थे वो मारे गए थे. और ये वहाँ की जो सरकारें थी उनके अच्छी नीतियाँ ना बनाए जाने के कारण, या उनके उनकी अपनी पर्सनल थिंकिंग या उनके अपने जो सर्कमस्टेंसेस थे वहाँ पर, उनके कारण ऐसा हुआ, जबकि भारत में इस तरह की स्थिति नहीं आई थी. तो दिस एग्जाम्पल ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. यानी कि ये एग्जाम्पल आपके समक्ष इसलिए रखा गया जिससे कि आपको पता चले कि जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पर कंसीडर इसीलिए किया जाता है. तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ ए मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसलिए हम कह सकते हैं कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो एक बेहतर व्यवस्था के साथ आती है, क्योंकि वो अपने सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल होती है एज ए होल, यानी पूरी तरह से अकाउंटेबल होती है. इसके कारण सेकंड यहाँ पर एग्जाम्पल है, पेज नंबर मेरे बुक में है 33, कि देयर इज़ अनदर रीज़न वाई डेमोक्रेसी शुड लीड टू बेटर डिसीजन देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यानी यहाँ पर एक और रीज़न जो है वो आपके समक्ष रखने की कोशिश की गई है, जिससे कि आपको बताया जा सके कि लीड टू बेटर डिसीजन, यहाँ पर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कैसे बेटर होते हैं देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. यानी कि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के यानी जिन देशों में नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ किस प्रकार के डिसीजंस लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि हम प्रेफर करते हैं डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी लीड टू बेटर डिसीजंस. डेमोक्रेसी क्योंकि बेटर डिसीजंस को लीड करती है, इसलिए ये एक दूसरा कारण बनता है जिससे कि हम उसे प्रेफर करें. तो डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन. यहाँ पर एक बेसिक पॉइंट बताया गया है कि डेमोक्रेसी जो है वो आधारभूत रूप से आधारित होती है कंसल्टेशन एंड डिस्कशन पर. यानी कि कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम पब्लिक के वेलबींग के लिए जब बनाया जाता है तो लोगों से कंसल्ट भी किया जाता है, उसके बारे में राय मशवरा भी किया जाता है एंड डिस्कशन भी किया जाता है. हालांकि जो डिसीजंस होते हैं वो डिले करते हैं, यानी उनमें देरी होती है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर वो बहुत ही सक्सेस रहते हैं. ए डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व मेनी पर्सन्स. यानी एक लोकतांत्रिक निर्णय जो होता है वो हमेशा ही उसमें बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है. डिस्कशंस एंड मीटिंग्स, यहाँ पर बहुत सारे डिस्कशंस एंड मीटिंग्स के दौर चलते हैं, उसके बाद ही उसे फाइनलाइज किया जाता है. व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल पुट देयर हेड्स टुगेदर.
हालांकि इनके विरुद्ध भी कभी कभी बहुत से लोग आवाज़ उठाते हैं भारत जैसे देशों में, क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ जो निर्णय होते हैं वो डिस्कशन एंड कंसल्टेशन के बेसिस पे होते हैं, और यहाँ पर यानी वर्ल्ड का सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड होने के नाते क्या है कि बहुत सारे धर्मों को बहुत सारे भाषा भाषी लोग होते हैं, जिनके कारण कि सभी को सेटिस्फाइड किया जाना जो है वो कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो सभी को जो है वो सेटिस्फाई नहीं किया जा पाता, जिस कारण से कि वे लोग सिर भी उठाते हैं। दे आर, सिर उठाना मीन्स कि अपनी आवाज़ उठाना या जो निर्णय हैं उनके विरुद्ध जाना, इस प्रकार की स्थितियां भी देखने को मिलती हैं। दे आर एबल टू पॉइंट आउट पॉसिबल मिस्टेक्स इन एनी डिसीजन। ये जो है वो आवाज़ क्यों उठाते हैं? क्योंकि हर संभव प्रयास किया जाता है कि जो भी निर्णय लिए जाएं वो सभी के वेलबींग के लिए हों, लेकिन कभी कभी बहुत सारे लोगों को संतुष्ट करने के चक्कर में क्या हो जाता है कि कुछ ना कुछ गलती जो है हो जाती है, जिसके कारण कि उन लोगों को आवाज़ उठाने का मौका मिलता है। दिस टेक्स टाइम, और ये सब कुछ होने में टाइम लगता है, बट देयर इज़ अ बिग एडवांटेज इन टेकिंग टाइम ओवर इम्पॉर्टेंट डिसीजंस। लेकिन टाइम तो लगता है, लेकिन ये जो टाइम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि लोगों के डिसीजंस और लोगों के जो एडवाइजेस जो आते हैं उनसे रूलिंग पार्टी को एडवांटेज मिलता है, जिसके कारण कि जो निर्णय होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। दिस रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ रश और इरेस्पॉन्सिबल डिसीजंस, यानी कि डिले ज़रूर होता है, लेकिन इसके कारण क्या होता है कि कोई भी निर्णय जो है वो इरेस्पॉन्सिबल यानी कि गैर जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय लेने में कहीं कहीं यानी गैर जिम्मेदारी पूर्ण निर्णय लेने से रोका जा सकता है, यानी सत्ताधारी दल को रोका जा सकता है, और उनके द्वारा जो लिए गए निर्णय होते हैं वो एज ए होल लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन सभी के को ध्यान में रखते हुए बनाए गए होते हैं। तो थस डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, इसलिए हम एक लोकतंत्र को कह सकते हैं कि वहाँ पर निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो भी इम्प्रूव होती जाती है। दिस इज़ रिलेटेड टू द थर्ड आर्ग्यूमेंट, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। ये हमारा एक तीसरा पॉइंट होगा आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि दो दो करके बताऊंगी तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर आपको बताया कि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेकेंड एग्जाम्पल जो था यहाँ पर कि डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये दो मैंने आपको आज रीजंस यहाँ पर बताए हैं डेमोक्रेसी के फेवर में। तो आप लोग अपनी बुक पढ़िएगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पर बताऊँगी।